अभी नहीं दिख रहा है। इसी पर आपके पास आऊंगा कि जो बड़े नेता हैं विपक्षी पार्टियों के, खास करके छोटे छोटे जो नए दल हैं, ओपी राजभर एक तरफ दिखते हैं, अपना दल की कमेरावादी की नेतृत्व कर रही है कृष्णा पटेल, ये नेता अपनी सीटों के साथ वोट शिफ्ट कराने का वजन क्या रख पा रहे हैं? और जो धीरेन्द्र सर ने कहा है अगर उसे आगे बढ़ाया जाए तो फिर यानी कि जो जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जा रही, एक चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की जा रही, फिर वो बातें हल्की लगने लगती हैं। धीरेन्द्र ने बड़ा अच्छा कहा है और बड़ा ये डीप एनालिसिस है, बहुत ही सिंसियर एनालिसिस किया है। बस इसमें एक चीज और है कि एक फैक्टर होता है सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की चेतना। जो छोटे ये जातियां हैं ना, इनका एक नेता है, जब वो सत्ता का गेम खेलता है तो उनको सशक्तिकरण की एक झूठी चेतना मिलती है। लालू यादव इसके बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर थे। जब भैंसिया पे चढ़ के हेलीकॉप्टर से उतरते थे और भैंस पे बैठ जाते थे और लोकल लैंग्वेज में बोलते थे और चीफ सेक्रेटरी को डांटते थे, तो ये सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण की चेतना का एक झूठा एहसास देता है। इन छोटी छोटी जातियों में जो सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश ने किया है, उसका प्लस पॉइंट यह है कि इसके छोटे छोटे नेता है लेकिन अपनी जाति में उनका वर्चस्व है और वो जाति ये मान रही है कि जब हमारा ये नेता मिनिस्टर बनेगा तो हमें भी एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होगा और हमें एक सशक्तिकरण मिलेगी। इसीलिए सोशल इंजीनियरिंग अगर जाति के लेवल पे आप करते हैं तो उसका असर होता है। मेरे ख्याल से इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटे नेता उभरते कैसे? आप लालू यादव का केस देख लीजिए। क्या वजह है कि लालू यादव आज भी उतने वोट पाते हैं? इसलिए कि सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का जो फैक्टर है वो एक झूठी चेतना देता है। मायावती के सपोर्टर आज भी वहां पे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मायावती जब सत्ता में ताकतवर होंगी तो अच्छा रहेगा। तो ये जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है, ये भले ही झूठी चेतना हो लेकिन ये मैटर करती है और छोटे छोटे नेता इसी की वजह से इंडियन पॉलिटिक्स में जिंदा है, सरवाइव कर रहे हैं। तो अखिलेश ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, मैं भुवन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन धीरेन्द्र सर एक और सवाल इसी में जोड़ना चाहूंगा। पूर्वांचल में बाहुबलियों की बात ना हो तो चुनाव पूरा ही नहीं होगा। बाहुबलियों के खिलाफ बीजेपी एक तरफ कहती है कि हमने बुलडोजर चलाया, अतीक के खिलाफ हमने मुख्तार के खिलाफ बुलडोजर चलाया, सपा पूछती है कि ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह लिस्ट में कहा गया। क्या जमीन पर ये मुद्दे भी हैं? देखिए, मैं पहली बार इस तरह से देख रहा हूं इतने लंबे समय से क्राइम और तमाम चीजें देखने के बाद, लगभग 22 से 25 सालों के बीच में, कि इस वक्त माफियाओं का कोई ग्राउंड पर उस तरह का असर नहीं। हालांकि वो वोट से तय होगा। आप देखेंगे अतीक, मुख्तार या तमाम जो बड़े नाम थे, राजा भैया को हम लोग एक उस हिस्से में रखते हैं कि नहीं, क्योंकि वो क्रिमिनलाइजेशन उस तरह का जो डायरेक्ट वाला होता है उस तरह का नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग न केवल चुनाव मैदान से बाहर हैं बल्कि उनके नामों का इस्तेमाल बीजेपी अपनी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जो उसने की उसको बेहतर बताने की कोशिश करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर विपक्ष की तरफ से भी आपको मोहर लगती दिखेगी, क्योंकि वो भी उन सब का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। यानी उनके खिलाफ कुछ हो रहा हो, उनसे सहानुभूति लेने की कोशिश जो विपक्ष करने की कोशिश करता वो ऐसा भी नहीं दिखता। तो मुझे लगता है ये चुनाव इस मामले में पिछले कई दशकों का एक अकेला चुनाव होगा, 2-3 दशकों में, जिसमें हम बहुत बड़ी किसी माफिया नाम की छाप वहाँ नहीं देखेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है, ये आरोप जरूर है, धनंजय सिंह उस वक्त भी क्रिकेट खेलते हुए दिख सकते हैं जब वो फरार हों। ब्रजेश सिंह को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं कि उनके लोगों के खिलाफ काम नहीं हुआ, लेकिन इसका एक काउंटर क्वेश्चन जरूर है कि क्या जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई वो निर्दोष थे क्या, या उनके खिलाफ इसीलिए सिर्फ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि फला के खिलाफ नहीं हुई। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एक साइन है पिछले बहुत सालों के बाद इस तरह का एक चुनाव जो कुछ तो कम से कम माफिया इस समय चर्चाओं में नहीं है। ठीक है भुवन जी, क्या ये बीजेपी ने ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि माफिया चुनाव से दूर हो गए? समाजवादी पार्टी को लेकर जो माफियाओं के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर थी, यही एक बड़ी वजह दिख रही है क्या? देखिए, अभी हमारे एक साथी ने बोला है यहाँ पर कि जो बुलडोजर है वो देख कर चल रहा है, माननीय योगी जी का बुलडोजर उन लोगों पे चल रहा है जो उनके विपक्ष की राजनीति करते हैं। धीरेन्द्र सर का सवाल भी आपने सुन लिया होगा, उन्होंने कहा कि जिन पे चला वो निर्दोष थोड़ी थे। हाँ, धनंजय सिंह जी आपने उदाहरण दिया, आपने ब्रजेश सिंह जी का यहाँ पर उदाहरण दिया, ये इनका। और लेकिन जो मेन मुद्दा है यहाँ पर, उससे जिससे भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो बुल का है। जो बुल जो है वो किसानों को, फसल को खराब कर रहा है, वो जो है बुल के द्वारा आम व्यक्ति मारा जा रहा है। ये एक गंभीर मुद्दा है। तो क्या इलाज है भुवन जी, इसका इलाज क्या होगा? समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कौन सा मॉडल है कि
जो छुट्टा सांड है उनकी दिक्कत खत्म हो जाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, उनका विजन बड़ा है, और जब विजन बड़ा होता है आपका तो आप हमेशा स्पेशलिस्ट लोगों से राय करते हैं। इस विषय में भी स्पेशलिस्ट लोग हैं, हम लोग उसके लिए पॉलिसीज बना सकते हैं जब उनके साथ बैठे। लेकिन जब हमने तय कर लिया हो कि नहीं, हमारा अहंकार जब इतना हावी हो गया हो कि हमें किसी मोहन जोशी, बीजेपी इस मुद्दे पर यकीनन एक बड़ा मुद्दा ग्राउंड पर दिख रहा है, जैसा कि धीरेन्द्र सर ने भी कहा, लेकिन बीजेपी से तर्क ये दे रही है कि बीजेपी की तरफ से जो अवैध बूचड़खाने थे सरकार में वो रोक दिए गए और ये जो सांड है इसी वजह से इनकी संख्या बढ़ गई है। अगर आप लोगों की तरफ से वैध बूचड़खाने बनाए गए होते या फिर गौशालाओं की संख्या बढ़ाई गई होती, बीजेपी ने बढ़ाई नहीं बढ़ाई, बीजेपी से सवाल जरूर है, लेकिन आप लोगों की सरकार 2012 से 17 तक क्या कर पाई थी, ये आंकड़ा भी सवालों के जरिए पूछा जाएगा आपसे। बहुत गंभीरता से आपसे कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के एक जिम्मेदार चैनल होने के कारण आपको पता होगा कि मेरठ के इनके एमएलए हैं, उनका बूचड़खाना है। ये लोग कथनी और करनी में अंतर है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में तैयार है इनको जवाब देने के लिए। और ये चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है उत्तर प्रदेश की महान जनता। चलिए, ये क्लेम तो हर विपक्षी पार्टी और हर पार्टी लगभग हर चुनाव में करती रही है। अंशु अवस्थी जी, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है जमीन पर, लेकिन जो कई सारे इंसिडेंट्स हैं जिनको लेकर प्रियंका गांधी अक्सर हमलावर रहा करती हैं, क्या उन मुद्दों की छाप पूरे उत्तर प्रदेश में रह पाएगी, या जो जमीन पर बीजेपी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें बढ़त है, ये देखा जाएगा? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, और ये हम नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, और इसका प्रमाण सामने है। मुख्यमंत्री कार्यालय की एक कार्यरत महिला को न्याय पाने के लिए अपना एक वीडियो जारी करना पड़ रहा है, सरेआम सामाजिक रूप से अपमानित होना पड़ रहा है। तो ये दिखाई पड़ता है कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, और ये पश्चिम से शुरू होकर पूर्वांचल तक आखिरी तक जाएगा। अंशु भाई, लेकिन जो मुद्दे कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आपने कहा कि ये जनता के मुद्दे हैं। अंशु भाई, ये मुद्दे जनता के हैं आपने कहा, लेकिन जनता के मुद्दों पर जनता समर्थन समाजवादी पार्टी को देगी, बीएसपी को देगी, कांग्रेस को देगी, आम आदमी पार्टी को देगी, एमआईएम को देगी। इसमें कांग्रेस आगे कैसे बढ़ेगी इन जनता के मुद्दों को लेकर, और उसे खास करके समाजवादी पार्टी से जब डिस्टिंग्विश करने की बात आएगी, अलग करने की बात आएगी, तो इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी से आप बढ़त कैसे पाएंगे, आगे कैसे खड़े? देखिए, जनता के बीच में सारी चीजें हैं, सभी दलों का जो चरित्र है वो सामने है, और आप 10 मार्च को देखिएगा उत्तर प्रदेश के परिणाम अप्रत्याशित होने जा रहे हैं। नहीं अंशु भाई, ठीक है, 10 मार्च को तो पता चलेगा ये मुद्दा कौन सा हावी रहा, लेकिन अभी बताइए ना, 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कैसे लीड ले रही है समाजवादी पार्टी से? हम अपने संगठन के दम पर, अपने नेतृत्व के दम पर, और अपनी प्रचार की जो चुनावी रणनीति है उसके दम पर हम जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, और ये मुद्दे सर चढ़कर बोल रहे हैं। आज भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं, इनके विधायकों को गांवों से भगाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की तो ये हताशा है, क्योंकि जिस तरीके से जनता का रिएक्ट है, इसीलिए भाजपा हताश होकर इस तरीके के उनके नेता उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पश्चाताप करें, भाजपा के नेता माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने लोगों से झूठ बोला था, 70 लाख नौकरियों का बोला था, डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे, और ये महंगाई का आलम है कि आज गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 का है। ठीक है, जनता इस बात को भूली नहीं है, उनके जहन में है, कांग्रेस को समर्थन उसका मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, धीरेन्द्र सर, एनके सर, साथ साथ अंशु अवस्थी जी और साथ साथ भुवन जोशी जी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम होने वाला है आखिरी 2 चरण, क्योंकि यहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का घर गोरखपुर भी है, और साथ साथ बाकी विपक्षी पार्टियां भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या जातिवादी गोलेबंदी समाजवादी पार्टी की बीजेपी पर हावी पड़ जाएगी, या बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा जो लगातार जोर शोर से उठाया जा रहा है, साथ में लाभार्थियों का आंकड़ा गिनाया जा रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। ये बाकी विपक्षी पार्टियों को भी जगह इस चुनाव में मिलने वाली है। बड़ा अहम सवाल है, 10 मार्च को नतीजों में इसका अंदाजा लग पाएगा। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।